मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मनोवृत्ति पढ़ रहे हैं। मनोवृत्ति के बारे में हमने अभी जो अपने पिछले लेक्चर में जाना है कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, और हमारा आज का जो लेक्चर है वह क्या है, जो ये निर्मित मनोवृत्ति है इसमें परिवर्तन कैसे होता है या परिवर्तन लाने के कारक कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मनोवृत्ति परिवर्तन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एथिक्स की ये क्लास होने वाली है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करें। बीच में अगर आप छोड़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें आधी अधूरी ही समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट सही लग रहे हों, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आप लोगों के कोई अन्य विषय पढ़ने या टॉपिक को पढ़ने की इच्छा है तो आप लोग हमें कमेंट के द्वारा सूचित करके बताएं। इसके बाद हम अपना अगला एक इथिक्स का टॉपिक लेंगे जो कि करप्शन पर आधारित रहेगा, और इसके बाद ये मनोवृत्ति के बाद हम फिर से थिंकर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह किस पर आधारित है? मनोवृत्ति पर आधारित है। और मनोवृत्ति में भी किस पर? मनोवृत्ति परिवर्तन। तो परिवर्तन से पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि आखिर मनोवृत्ति निर्मित हमने पढ़ लिया कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, लेकिन इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हो रही है? आप सब प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो बहुत सारे आपके प्रशासनिक कार्य के समय में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे सामाजिक जटिलताएं सामने आएंगी आपको, जहां पर आपको विविध प्रकार के समाज में लोगों के मनोवृत्तियों से सामना करना पड़ेगा। तो उन सबको एक धुरी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपाय सुझाने होंगे। तो इसीलिए इथिक्स के सिलेबस में मनोवृत्ति को क्या किया गया है? ऐड किया गया है, कि ताकि आप समझ सकें कि मनोवृत्ति क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। फिर जब आप पता चलेगा आपको कि निर्माण ऐसे होता है तो उसमें परिवर्तन ला करके हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। आप सब कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, सबकी अलग अलग मनोवृत्तियां होती हैं, लेकिन जब आपको कुछ काम करवाना होता है तो आप उसके मनोवृत्ति को क्या करते हो? परिवर्तित करते हो अलग अलग तरीक़ों से। इसी प्रकार प्रशासन में भी मनोवृत्ति को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। तो आवश्यकता जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर मनोवृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हो रही है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो मनोवृत्ति का क्या होता है? मनोवृत्ति एक बार निर्मित हो जाने के पश्चात उसमें परिवर्तित करना क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। किंतु मनोवृत्ति क्या होती है? सीखी जाती है। पहले ही जब हमने विशेषताएं आप लोगों को बतलाई थी तो ये बतलाया था कि मनोवृत्ति क्या होती है? अर्जित होती है, और अर्जित होने के कारण जन्मजात नहीं होती। अर्जित होने के कारण इसमें नई सीख के द्वारा, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? नई सीख। तो इस नई सीख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। जो अगर निगेटिव मनोवृत्ति होगी तो उसको हम किस में ला सकते हैं? पॉजिटिव में ला सकते हैं। तो इस प्रकार मनोवृत्ति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनोवृत्ति है वह व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन क्या होता है? कठिन होता है। किंतु जो मनोवृत्ति होती है वह क्या होती है? अर्जित होती है समाज के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा, परिवार के द्वारा, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के द्वारा। तो हम इन सब सूचनाओं को कलेक्ट करके एक मनोवृत्ति बनाते हैं किसी विषय वस्तु के प्रति, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। कैसे? जब उसमें हम नई सीख को जोड़ देते हैं तो पुरानी मनोवृत्ति हमारी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब देखते हैं मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए जो कारक हैं, किन कारकों पर ये क्या होती है? निर्भर करती है। देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक कौन कौन से, किन किन कारकों पर कोई भी मनोवृत्ति परिवर्तित हो सकती है, किस पर ये निर्भर होती है।
तो चलिए पहले कारक को हम लोग देखते हैं। जो पहला और महत्वपूर्ण कारक है वह कौन सा है? व्यक्तित्व है। देखिए मनोवृत्ति के निर्माण में जो व्यक्तित्व होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मनोवृत्ति है उसको परिवर्तित करने के लिए जो व्यक्ति सामने आ रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है ना। व्यक्तित्व को देख करके लोग क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि संदेश देने वाला व्यक्ति आकर्षक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और विश्वसनीय हो तो मनोवृत्ति के परिवर्तन की क्या होती है? संभावना अधिक हो जाती है यहाँ पर। यानी कि जो संदेश देने वाला व्यक्ति है अगर वह ईमानदार, सत्यनिष्ठ, विश्वसनीय हो और साथ ही साथ आकर्षक हो तो उसके द्वारा जो मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए संदेश दिया जा रहा है वह अधिक प्रभावी होगा, उसका अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखते हैं उदाहरण में नरेंद्र मोदी जी को देखते हो आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब इनका संबोधन हुआ था शुरू में, जब ये 2014 में इलेक्शन जीत करके आए तो इनके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं तो जनता द्वारा क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है और बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसका प्रभाव क्या है? इसके पीछे का जो प्रभाव है वह है व्यक्तित्व। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए तो सुशासन के रूप में इनकी व्यक्तित्व अच्छी बनी हुई है। तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है किस कारण? व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि इनमें विश्वसनीयता होती है जनता की। तो अब इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? इनका संबोधन देखिए, नोटबंदी। तो नोटबंदी जब इन्होंने किया था 8 नवंबर 2016 को तो पूरे देश ने इसका समर्थन किया था। एक तरफ से समर्थन किया गया था नोटबंदी का कि इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। तो इस प्रकार आप लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? मनोवृत्ति परिवर्तित करने में। फिर कोविड के समय आप लोगों ने देखा कि ताली थाली और साथ में क्या दीपोत्सव मनाया गया कि ताली थाली बजाने से कोरोना मर जाएगा। एक इसको उत्सव के रूप में लिया गया। तो पूरे देश ने इनके इस संबोधन को क्या किया? पूरा किया, इनकी बात को माना। तो एक माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ कोरोना के प्रति? जहां निराशा आ रही थी वहां इन्होंने क्या कर दिया? ताली थाली और दीप के द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया और इससे क्या हुआ? जो भय का वातावरण था वह क्या हो गया? लोगों से समाप्त हो गया। तो ये मनोवृत्ति में परिवर्तन आया कि नहीं आया? फिर अगला मनोवृत्ति देखिए, गिव इट अप। इन्होंने योजना चलाई किसके लिए? गैस सब्सिडी के लिए, कि जो गरीब लोग हैं तो जो सक्षम व्यक्ति है जो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ सकता है, अगर वह इन सब्सिडी को छोड़ दे तो इनके इस धन का प्रयोग किस में किया जाएगा? गरीब व्यक्तियों को गैस सिलेंडर मुफ्त में देने में प्रयोग किया जाएगा। और उस योजना का क्या नाम है? उज्ज्वला योजना। आप सब लोग पढ़े होंगे योजनाओं को। तो इस प्रकार इनके व्यक्तित्व के कारण लोग क्या कर रहे हैं? इनका समर्थन कर रहे हैं और इनके द्वारा कहे गए किसी उक्ति के क्या होता है? मनोवृत्ति में बृहद रूप से परिवर्तन होता है। अब इस प्रकार आप कोई भी आप टीवी एक्टर ले लें या कोई भी व्यक्ति को देखें कि आप उस व्यक्ति के किस व्यक्तित्व के किस अंश से आप आकर्षित होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहनावे से आकर्षित होते हैं, या बहुत सारे लोगों के बहुत से व्यक्ति आदर्श होते हैं तो उनके द्वारा कथन को कहे गए वो क्या करते हैं? मानते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं ये मोदी जी द्वारा गिव इट अप का दिया गया था, यहाँ ताली थाली है ना। तो इस प्रकार व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है मनोवृत्ति के परिवर्तन करने में। अगला जो कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, वह है संदेश की प्रकृति। यानी कि जो संदेश है उसकी प्रकृति भी महत्वपूर्ण रोल करती है किसमें? मनोवृत्ति परिवर्तन में। अब देखिए संदेश कोई भी होगा, अगर आप उसे अव्यवस्थित क्रम में दोगे है ना, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप क्या करोगे? सबसे पीछे बताओगे और जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी उनको पहले बताओगे, तो इससे मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वहीं अगर आपका संदेश स्पष्ट होता है, सुव्यवस्थित होता है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको प्रभावी तरीके से कह पा रहे हो,
तो इससे क्या होगा, मनोवृत्ति के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही जिन संदेशों में भय एवं चिंता होता है उसमें क्या होता है, उसका प्रभाव अधिक होता है। आप ऐड देखते हैं, लाइफ बॉय का ऐड देखते हैं और जूम करके आप लोगों को दिखला रहा हूँ, तो उसमें क्या बतलाता है लाइफ बॉय के प्रचार में, वो सीधे बतलाते हैं कि ये 99% जर्म्स को क्या करता है, मारता है, 99% जर्म्स को। अब ये कभी नहीं बतलाते कि 100% किल करते हैं। और इसके पहले ये चीज़ें तो फ़ायदा है, लेकिन इसके पहले इन्होंने क्या बतलाते हैं कि धूल से, है ना, और प्रदूषण से इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो आपको पहले क्या करेंगे, भय का वातावरण बनाएंगे कि इससे ये चीज़ें होती हैं। अब आप लाइफ बॉय का यूज करिए और इससे छुटकारा पाइए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से आप में भय डाले, चिंता डाले, उसके बाद इन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया। तो ये संदेश को देने का, ऐड को प्रचारित करने का एक क्या है, तरीका है, जिससे लोगों की मनोवृत्ति को क्या किया जा सके, परिवर्तित किया जाए। आप सेंसोडाइन का प्रचार देखते हो, दांतों में झुंझुनाहट, ठंडा खाने में, तो ये क्या है, आपको भयभीत किया जा रहा है, आपको चिंतित किया जा रहा है हेल्थ के प्रति, ताकि आप सेंसोडाइन का क्या करें, प्रयोग करें। आप शासन की योजनाओं को देखें, जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ाते हैं आगे, तो वो क्या करते हैं, इसका व्यापक रूप से प्रचार करते हैं और इसका भय बतलाते हैं कि अगर बालिका नहीं होगी, लिंगानुपात निम्न रहेगा, लिंगानुपात निम्न रहने के साथ साथ क्या हो जाएगा, विवाह जैसी समस्याएं सामने आएंगी। तो इस प्रकार आपको क्या किया जाता है, भय और चिंता पहले बतलाई जाती, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बतलाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो मनोवृत्ति है वह तेजी से परिवर्तित होती है किसी विषय के प्रति। आगे क्या कहा गया कि ऐसी अब अगली जो हमारी मनोवृत्ति है वह किस पर आधारित है, व्यक्ति की स्वयं की विशेषताएं। जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इनर होती है और बाह्य होती है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की उसकी स्वयं की विशेषताएं होती हैं। यानी कि स्वयं का उसका व्यक्तित्व होता है और उसी के अकॉर्डिंग वह क्या करता है, मनोवृत्तियों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। अब देखिए, ऐसी मनोवृत्तियां जो मजबूत हों, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो, किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई वस्तु या कोई भी विचार उसके स्वयं के लिए लाभप्रद है। अब आप समझें ऐसे कि जैसे ये कोई ए व्यक्ति है और इसकी सारी पूर्ति किससे हो रही है, भ्रष्टाचार से हो रही है, भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त रुपयों से इसकी क्या हो रही है, आवश्यकताएं पूर्ति हो रही। तो अब आप इसको अगर भ्रष्टाचार के बारे में बतलाएंगे कि गलत है, तो इसकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता की पूर्ति किससे हो रही है, इसी भ्रष्ट तरीके से कमाए गए धन के द्वारा। तो इसकी ये क्या है, महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत रूप से इसके लिए भ्रष्टाचार, जबकि है ये क्या, गलत है, लेकिन इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, साथ ही मजबूत है। और दूसरी क्या है, जटिल एवं एक दूसरे से संबंधित हो। अब आप किसी के परिवार के बारे में देखिए, अगर वो किसी के परिवार के सदस्य गलत कार्य करते हैं और अगर आप उस व्यक्ति के परिवार की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, विरोध करेगा, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये उसके परिवार से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसमें परिवर्तन करना क्या होता है, कठिन होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनोवृत्ति के परिवर्तन में व्यक्ति की स्वयं की विशेषताएं भी क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। अब इन दो फोटोज़ के माध्यम से आप देखिए, एक हैं भाई साहब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक भाई साहब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब दोनों की व्यक्तिगत विशेषताएं देखिए, इन्होंने चंदन लगाया हुआ है, भगवा रूप धारण किया हुआ है, ये भाई साहब भी दाढ़ी और मूंछ रखे हुए हैं और टोपी पहने हुए। दोनों की जो व्यक्तिगत रूप से क्या महत्व है दोनों के लिए, अपनी जातीय पहचान। तो अगर आप इसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो ये पूरे तरीके से विरोध करेंगे। तो आपको इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण रूप से तर्क देना पड़ेगा, तभी अपने व्यक्ति को क्या कर पाएंगे, व्यक्तित्व को परिवर्तित करेंगे। तो ये तो सकारात्मक है।
ये आपको समझाने के लिए दिया गया एग्जाम्पल। इसका कोई किसी भी धार्मिक भावना को उद्वेलित करने का यहाँ पर कोई भी उद्देश्य नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए इन दो फोटोज़ का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं हम मनोवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य क्या हैं शासन या प्रशासन के। सॉरी दोस्तों, हाँ देखिए, तो मनोवृत्ति परिवर्तन के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको मनोवृत्ति पढ़ाया जा रहा, तो उसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे। तो पहला जो उद्देश्य ये है कि जो नकारात्मक मनोवृत्ति है उसको परिवर्तित करके क्या किया जाए, सही और उचित दिशा प्रदान किया जाए। ठीक है, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है, समाज में तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों में की मनोवृत्ति किससे विकसित हो गई है, रूढ़ी से हो गई है। तो जो भी रूढ़िताएं हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, उनको क्या करना है, समाप्त करना है। और इनको समाप्त करके क्या लगाना है, समाज में तार्किक दृष्टिकोण लाना है, जिससे समाज का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरा, सरकार विविध प्रकार की योजनाएं लाती हैं, जैसे दलितों के लिए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, गरीबों के लिए, इसके साथ ही महिलाओं के लिए, है ना। तो कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा क्या की जाती हैं, लाई जाती हैं, ताकि इनके माध्यम से समाज का अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लोगों की मनोवृत्ति है इन वर्गों के प्रति नकारात्मक, उसको हम परिवर्तित करके किस में लाएं, सकारात्मक में लाएं, ताकि जो हमारी लक्षित योजनाएं हैं उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जैसे अब आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि आप ऑफिसर हैं और आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। और आप समझिए कि आप अपर कास्ट के हैं या समझ लीजिए कि लोअर कास्ट के हैं, दो में से कोई भी होंगे। तो अगर आपकी मनोवृत्ति अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के प्रति नकारात्मक है, तो आप ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करेंगे। वहीं अगर आप लोअर कास्ट के हैं और आपकी मनोवृत्ति अपर कास्ट के प्रति निगेटिव है, तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो उच्च वर्ग के गरीब लोग हैं उनके प्रति आप सहयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार शासन की जो योजना है गरीबी को मिटाना, तो वह क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए आपको मनोवृत्ति के संबंध में, परिवर्तन के संबंध में क्या किया जाता है, आपको प्रशिक्षित किया जाता है और इसको विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। तो ये मनोवृत्ति परिवर्तन के कुछ 7-8 कारक हैं, जिनमें से जो पहला महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, व्यक्तित्व परिवर्तन। व्यक्तित्व में परिवर्तन ला करके किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, संदर्भ समूह में परिवर्तन। तीसरा, अपेक्षित भूमिका निर्वाह, यानी कि उसकी भूमिका को क्या कर दिया जाए, जिस व्यक्ति या समूह के प्रति उसकी नकारात्मक है उसमें शामिल कर दिया जाए। चौथा, समूह संबंधन में परिवर्तन, उसको किसी दूसरे समूह के साथ क्या किया जाए, संबंधित कर दिया जाए। चौथा है बाध्यकारी संपर्क, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर उसकी निगेटिव मनोवृत्ति है तो उसके साथ उसको क्या किया जाए, संपर्क करवाया जाए, और वो भी कैसे, फोर्सफुली। अगला उसका जो महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, सांस्कृतिक कारक। अतिरिक्त सूचनाएं दे करके मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। संप्रेषण और अनुनयन। तो इस प्रकार ये मनोवृत्ति के क्या हैं, कारक हैं। अब चलिए एक एक करके इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि क्या होते हैं, ये विस्तार से जानते हैं। तो पहला जो है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो किसी भी व्यक्ति का जो मनोवृत्ति होता है उसके निर्माण में व्यक्तित्व क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति निर्मित होती है उसमें व्यक्तित्व का रोल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करता है, मनोवृत्ति को गहराई से प्रभावित करता है और इसमें परिवर्तन लाना
थोड़ा सा कठिन होता है अपेक्षाकृत अन्य कारकों से। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अंतर्मुखी है, तो वह क्या करेगा, जो सामाजिक समारोह होंगे उनके प्रति उसकी निगेटिव मनोवृत्ति बनी रहेगी। वह ऐसे समारोहों में जाने से क्या करेगा, बचेगा। इससे क्या होगा, इसका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। और साथ ही वह क्या करेगा, जो सहभागिता है सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है विविध प्रकार की योजनाओं के लिए, उसमें वह सहयोग नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसका जो व्यक्तित्व अंतर्मुखी है उसको किस में परिवर्तित किया जाएगा, बहिर्मुखी में, यानी कि उसको बहिर्मुखी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्या होगा, जब उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा, अंतर्मुखी से वह बहिर्मुखी हो जाएगा, तो जितने भी सोशल कॉन्फ्रेंस होंगे, सामाजिक सम्मेलन होंगे, सामाजिक समारोह होंगे, तो उनके प्रति उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी और वह सक्रिय रूप से क्या करेगा, सहयोग करेगा। अगर जैसे समझिए आप एग्जाम्पल के थ्रू कि अब सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रही है, जन सहभागिता, यानी कि जन को, समूह को क्या कर रही है, जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर व्यक्ति या समाज में अंतर्मुखी व्यक्ति ज़्यादा हैं तो वह ऐसे समारोहों में शामिल नहीं होंगे। अपेक्षाकृत जो बहुमुखी व्यक्तित्व होगा जिन व्यक्तियों का, वह क्या होंगे, सक्रिय रूप से ऐसे समारोहों में शामिल होंगे। तो इनका क्या किया जाएगा, इनको शामिल करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो इसके शामिल करने के लिए वो क्या करेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे, उसे अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे दूसरा हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण कारक है, वह क्या है, संदर्भ समूह में परिवर्तन। संदर्भ समूह में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, देखिए, जो व्यक्ति होता है वह जिस समूह को स्वयं से आत्मीकृत करता है, यानी कि स्वयं को जिस समूह से जोड़ता है उस समूह के अनुरूप वह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। अगर मान लीजिए ये कोई एक समूह है और ये कोई एक व्यक्ति है, अगर यह अपने आप को इस समूह से जोड़ता है तो वह क्या करेगा, इस समूह के अनुसार अपनी गतिविधियों को संचालित करेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर वह समूह क्या है, गलत है, नकारात्मक रूप से क्या है, या कि जो समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे किसी समूह के प्रति उसकी क्या है, आसक्ति है, उसके प्रति वह स्वयं को क्या करता है, आत्मीकृत करता है, जोड़ता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, समाज में नकारात्मक होगा। तो इसको परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाएगा, उसे, उसके संदर्भ समूह को परिवर्तित किया जाएगा। आप उदाहरण देखिए कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का युवा है और उसे आप किस में शामिल कर दो, IIM में शामिल कर दो, एक बड़े संस्थान में शामिल कर दो, तो वह क्या करेगा, उसी के अनुरूप अपनी मनोवृत्ति को क्या कर लेगा, डेवलप्ड कर लेगा। उसी प्रकार उसकी सोच में क्या हो जाएगा, उसकी सोच में भी उसी प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए, छोटे शहर के व्यक्ति को अगर महानगर से आप संबंधित करोगे, महानगर में उसको निवासरत करोगे, तो उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाएगी, उसी प्रकार डेवलप्ड हो जाएगी। अब छोटे शहरों में आप देखिए जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है। अब इसी व्यक्ति को अगर आप बड़े शहर में लाओगे जहाँ जाति प्रथा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हमारे छोटे शहरों में है वह क्या है, अतार्किक है। इसी प्रकार आप देखिए अपने ग्रामीण अंचलों में क्या होता है, घूंघट प्रथा है, वहीं शहरी अंचलों में देखिए ये प्रथा नहीं है। तो इस प्रकार अगर उसको शहरी समूह से संदर्भित करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार मनोवृत्ति के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, संदर्भ समूह में परिवर्तन। दोस्तों वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज किया गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, तो जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, अपेक्षित भूमिका निर्वाह, यानी कि व्यक्ति को अपेक्षित भूमिकाएं दे करके उसके मनोवृत्ति में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसका डेफिनेशन जो है ये है कि यदि किसी कार्य विशेष के प्रति व्यक्ति में क्या हो, नकारात्मक मनोवृत्ति हो और उस कार्य को व्यक्ति को क्या करना पड़े, बार बार करना पड़े, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। आप सबसे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे समझिए कि आप सब क्या कर रहे हो, PSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आप
आपको मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा थकाऊ लगता है कि इसको कौन करे, लेकिन जब आपसे बार बार आंसर राइटिंग करवाई जाएगी तो इसके प्रति जो आपके उदासीनता वाली भावना थी, इसके प्रति एक प्रकार से निगेटिव ही है, तो इसके प्रति जो मनोवृत्ति थी वह इसको बार बार इस कार्य को करते रहने से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब जैसे आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो और जब आप बार बार इस क्लास को ले रहे हो, पहले आपने देखा कि इसका कंटेंट सही नहीं है या कि इसके सब्सक्राइबर कम है, वाचिंग कम है, तो आपको क्या था कि आप चैनल के प्रति क्या बना लिए, निगेटिव माइंडसेट बना लिए, निगेटिव एटीट्यूड। लेकिन जब आपने इसको बार बार देखा तो क्या हुआ कि आपने देखा कि कंटेंट सही है, चीज़ें सही मिल रही हैं, तो फिर उससे क्या हो गया, आपकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई। यानी कि जिस व्यक्ति या कार्य के प्रति आपकी मनोवृत्ति नकारात्मक थी, उसके साथ बार बार उससे साथ संबंधित होने से या कार्य करने से आपकी मनोवृत्ति में क्या आया, परिवर्तन आया। इसी प्रकार क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति नकारात्मकता हो सकती है, तो क्या किया जाए, जिस व्यक्ति की किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है उसको क्या किया जाए, उसको इनकी भूमिका दे दी जाए, यानी कि इनकी भूमिका में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उससे भी मनोवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन आता है। आप सब उदाहरण के लिए देखते हैं, आप सबके घर में माताएं हैं, बहनें हैं, तो हम सब की मनोवृत्ति क्या है कि महिलाओं के पास तो कोई कार्य ही नहीं होता, सारे कार्य कौन करते हैं, पुरुष करते हैं महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार की नकारात्मक मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि जो पुरुष हैं उन्हें महिलाओं का कार्य दे दिया जाए, गृह कार्य पूरा, भोजन बनाना, साफ सफाई करना, कपड़ों की सफाई। तो इस प्रकार इनसे उन्हें क्या पता चलेगा कि नहीं भाई, महिलाओं के भी जो कार्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, अगर ये एक दिन कार्य करना बंद कर दें तो पूरी घर की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति थी वह किस में परिवर्तित हो जाएगी, सकारात्मक में। इसी प्रकार देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सेना की भूमिका को कह रहे भाई वो करते ही क्या हैं, सेना की जॉब बहुत सरल है, इसमें बस दौड़ना बस तो होता है और बैल बुद्धि होते हैं, है ना। क्या कह देते हैं लोग बाग कि बैल बुद्धि होते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ना होता है बस, और बन गए सेना, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती। लेकिन अगर उनको सेना की भूमिका दे दी जाए तो 2 दिन में उनको पता चल जाएगा कि दुर्गम स्थानों पर रह के हमारे जवान कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, और इनकी मनोवृत्ति जो सेना के प्रति निगेटिव थी वह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार अपेक्षित भूमिका दे करके क्या किया जाता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कारक है, समूह संबंधन में परिवर्तन। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, समूह संबंधन। किसी समूह के साथ क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति को संबंधित किया जाता है, और यह 2 कारकों पर निर्भर करता है किसी समूह में संबंधन से। वो पहला कारक कौन सा है, समूह की विशेषता। जो समूह है उसकी विशेषता क्या है, उसमें उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर आप जैसे अब इसका हम बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। और जो दूसरा कारक है वह क्या है, समूह में व्यक्ति की क्या स्थिति है। यानी कि ये 2 कारक अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति का मनोवृत्ति परिवर्तित करने में क्या हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। अब चलिए जैसे आप कोई एक ध्यान का संगठन ले लीजिए, मान लीजिए कि एक गायत्री ध्यान संगठन है। अब इस समूह की विशेषता अगर आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या करवाया जाता है, ध्यान करवाया जाता है, ठीक है, सभी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है, यहाँ स्वच्छता है, ठीक है, मस्तिष्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इस संगठन की, ध्यान संगठन की क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब इस संगठन में जो व्यक्ति है उसकी स्थिति क्या है। अगर कोई व्यक्ति इस संगठन से जुड़ा हुआ है और अगर उसकी स्थिति में क्या हो, महत्वता आ जाए, अगर उसको क्या किया जाए, बराबर जो वहाँ के संगठन के जो भी प्रमुख हैं अगर उनके द्वारा हर व्यक्ति को क्या दिया जाने लगे, इम्पोर्टेंस दिया जाने लगे, सबसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाने लगे, तो इस समूह संबंधन में फिर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन करने में क्या हो जाएगी, सरलता हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी और साथ में उसे उस संगठन की विशेषता भी पता चल चुकी है। ये तो एक खाली मात्र एग्जाम्पल है, आप
आप इससे कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी होगी, बहुत सारे NGOs हो गए हैं, है ना। तो NGOs की विशेषता क्या है कि वह बालिकाओं के ऊपर कार्य कर रही है, चिल्ड्रन के ऊपर कार्य कर रही है, या जो आवारा पशु हैं उनकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही, इन्वायरमेंट के लिए कार्य कर रही। तो जब आप इस समूह से जुड़ते हो और इस समूह में आपको कोई भूमिका महत्वपूर्ण दी जाती है, आपको महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं, तो इससे आपकी स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है इस संगठन में। और आप फिर क्या होता है कि आपकी मनोवृत्ति उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अब चलिए अगला हम अपना देखते हैं। अगली जो विशेषता है वह क्या है, मनोवृत्ति परिवर्तित करने के लिए जो कारक है वह क्या है, बाध्यकारी संपर्क। यानी व्यक्ति या समूह को ऐसे व्यक्ति या समूह के साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए जिसके प्रति उसकी मनोवृत्ति क्या हो, नकारात्मक हो। यानी अब उसको बाध्य किया जाए। अभी तक तो क्या था कि समूह संबंधन में परिवर्तन किया जाता था, व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन अब क्या करने का प्रयास किया जाएगा कि उसको बाध्यकारी उसका संपर्क करवाया जाए उस संगठन या व्यक्ति से जिसके प्रति उसकी मनोवृत्ति कैसी है, नकारात्मक है। उदाहरण देखिए, जैसे हमारे स्कूलों में क्या चल रहा है, मिड डे मील, और मिड डे मील का हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 1995 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, और इसका भी हाल ही में क्या हुआ है, इसका नाम परिवर्तित करके कुछ और रख दिया गया है। क्या रखा गया है ये आप हमें कमेंट में बतलाइएगा। तो देखिए उदाहरण के हमारे स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील, प्राथमिक पाठशाला से माध्यमिक तक के जो छात्र हैं उनको मिड डे मील दिया जाता है, यानी कि दोपहर का भोजन दिया जाता है। तो इस भोजन में क्या किया जाता है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें सवर्ण बच्चे भी होते हैं और दलित वर्ग के भी या निम्न वर्ग के भी बच्चे होते हैं। तो जो सवर्ण वर्गों की मनोवृत्ति दलित वर्ग के साथ जो भी नकारात्मक होगी, जब वह उसके साथ रोज़ भोजन करेगा तो क्या हो जाएगी, परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, बतलाइए। उसी के साथ कि बच्चा क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, उसी के साथ पढ़ाई करेगा, उसी के साथ भोजन करेगा। तो जो गलत धारणाएं समाज के द्वारा बना दी गई हैं वह क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और ये कैसा संपर्क है, बाध्यकारी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट या कोई भी स्कूल होगी तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग के लिए अलग बैठने की व्यवस्था हो और सवर्ण के लिए अलग बैठने की, सभी बच्चे एक साथ एक ही बेंच को शेयर करते हैं। तो यह क्या है, एक प्रकार से बाध्यकारी संपर्क है। स्कूलों और कॉलेजों में हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर भी आप देखते हो कि सभी बच्चे क्या होते हैं, सामूहिक रूप से साथ में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मनोवृत्ति जो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक होती है वह क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है और सकारात्मक हो जाती है। चलिए अब अगले कारक को देखते हैं। अगले जो कारक में महत्वपूर्ण है वह कौन सा है, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के द्वारा भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति से क्या होता है, संबंधित होता है, और संबंधित होने के कारण जो उसकी मनोवृत्ति है वह क्या होती है, इसी से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है, जिस संस्कृति से वह संबंधित होता है। और कोई भी एक विषय होगा, उस विषय के प्रति जो अलग अलग संस्कृति के लोग होंगे उनकी मनोवृत्तियाँ क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उदाहरण के रूप में आप पर्यावरण को ले लीजिए। जो हिंदू संस्कृति है वहाँ पर क्या किया जाता है, जो वृक्ष हैं आपके, इनकी पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है ना। तो इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति क्या है, हिंदुओं में आस्था है ना। अब वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में जाएं तो ना तो वो वृक्षों की पूजा करते हैं और ना ही नदियों की पूजा करते हैं। तो दोनों की एक ही विषय के प्रति क्या है, अलग अलग मनोवृत्ति है। तो इसका कारण क्या है, संस्कृति से जुड़ाव। आपका संस्कृति से जुड़ाव अलग है और उनका संस्कृति से जुड़ाव अलग है। इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को अधिक प्राथमिकता दी गई। इसीलिए ये कंट्रीज़ क्या है आज, डेवलप्ड हैं। और क्लाइमेट चेंज से जितने भी ज़्यादा विकसित देश हैं वही सब समस्याओं से क्या हैं, जूझ रहे हैं। वहीं भारत जैसे देश जो प्रकृति को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो अभी क्लाइमेट चेंजेस से उतने प्रभावित नहीं हैं जितने पश्चिमी देश प्रभावित हैं। आज नीदरलैंड जैसे देश
डूब के कगार में आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? उनकी सांस्कृतिक कारक हैं। दूसरा आप देखिए कि एक समय था जब 14वीं-15वीं शताब्दी में क्या होता था, सती प्रथा के प्रति भारतीय समूह का एक बड़ा वर्ग जो था वह क्या करता था, मान्यता देता था सती प्रथा को, और इसके प्रति उनकी मनोवृत्ति क्या थी, सकारात्मक थी। लेकिन अब संस्कृति क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है सती प्रथा की। कानूनी रूप से इसे निषिद्ध कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो अब मनोवृत्ति में क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। अब सती प्रथा को 1% भी मानने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि समय के साथ संस्कृति में अगर परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के मनोवृत्ति में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक कारक के द्वारा मनोवृत्ति में क्या लाई जाती है, परिवर्तन लाई जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, जो 9वां महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। अब कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था मनोवृत्ति के 3 प्रकार ये पढ़ा था। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, और तीसरा क्या पढ़ा था, संवेगात्मक। तो ये जो 3 हमने प्रकार ये पढ़े थे उसमें संज्ञानात्मक महत्वपूर्ण होता है, जिससे हम क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपने मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो जो सूचनाएं होती हैं उसके प्राप्ति के दो आधार हैं। कौन कौन से? पहला परिचर्चा के माध्यम से, दूसरा सामूहिक रूप से। अब देखिए सूचना के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त कर रहे हैं या सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, ये अलग प्रश्न है। लेकिन जो प्राप्त करते हैं आप क्या, परिचर्चा। आप अगर सोशल मीडिया में परिचर्चा कर रहे हैं तो वहाँ से आप सूचना प्राप्त करेंगे, अपने घर अपने मित्रों के साथ परिचर्चा करेंगे। और दूसरा क्या है, सामूहिक रूप से, अगर कोई समारोह है तो उससे आप सूचना प्राप्त करेंगे। तो अगर आपकी किसी विषय के प्रति, जैसे यूपीएससी के प्रति आपकी मनोवृत्ति ये है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का चयन कम होता है, ठीक है, तो जब आप क्या करें, सामूहिक परिचर्चा में शामिल हुए, किसी वेबिनार में शामिल हुए आप, ठीक है, या हो सकता है कोई सेमिनार आयोजित किया गया हो किसी बड़ी कोचिंग के द्वारा, तो जब आप इनमें शामिल हुए तो इससे क्या हुआ, आपको पता चला कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में भी कुछ कमी है। वो क्या कमी है? चाहे उनके कंटेंट जो हों वह क्वालिटी वाले ना हों, या एक प्रकार की उदासीनता हो। तो इस प्रकार आप अतिरिक्त सूचना प्राप्त करते हो चयन ना होने के। और जो आपकी निगेटिव माइंडसेट था, निगेटिव मनोवृत्ति थी यूपीएससी के प्रति, वह क्या हो गई, अब परिवर्तित हो गई, और आपको पता चला कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति में ही कमी है। तो इस प्रकार अतिरिक्त सूचनाओं के द्वारा आप मनोवृत्ति में क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। अगर आप जैसे कोरोना के प्रति निगेटिव माइंडसेट था, लोगों के बीच नकारात्मक था कोरोना के प्रति कि यह बहुत ज़्यादा, इसके प्रति अलग अलग तरीके से आप शुरुआत में देखे होंगे कि जो जांच दल जाता था, डॉक्टरों का जांच समूह जाता था, उनका लोगों द्वारा पत्थर मार करके क्या किया गया, विरोध किया गया कि इससे क्या किया जाएगा, उनके शरीर में परिवर्तन किया जाएगा या कुछ शारीरिक संरचना में क्या करने का, परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब उनको अतिरिक्त सूचनाएं मिली तो उससे उनका भ्रम क्या हुआ, दूर हुआ। इसी प्रकार आप वैक्सीनेशन को देख लीजिए, वैक्सीनेशन के लिए कितने प्रकार की अफवाहें आई कि वैक्सीन लगवाने से व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जब अतिरिक्त सूचनाएं लाई गई, बताई गई लोगों की, सरकार के द्वारा कि वैक्सीनेशन क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, उनको अतिरिक्त सूचनाएँ मिली, तब उनके मनोवृत्ति में क्या आया, परिवर्तन आया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा 9वां है महत्वपूर्ण कारक, वह क्या है, संप्रेषण। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के मनोवृत्ति जो नकारात्मक है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। और ये संप्रेषण जनसंचार हो सकता है या व्यक्तिगत संवाद हो सकता है, दोनों प्रकार से संप्रेषण किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो प्रभावी अधिक होगा वह कौन सा होगा, व्यक्तिगत संवाद होगा।
आप सब देखते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या नेता लोग हैं, वह सब क्या करते हैं, जनसंवाद करते हैं। तो इस संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, चाहे वह अपने वोट के प्रति हो या किसी योजना की सफलता के लिए हो। उन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। तो संप्रेषण हो गया। अब इसके बाद जो 10वां कारक है वह क्या है, अनुनयन है। वह क्या है दोस्तों, अनुनयन। ये भी परिवर्तन करने का एक क्या है, तरीका है, नया तरीका है मनोवृत्ति परिवर्तन का। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, इसमें समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अनुनय विनय किया जाता है, विनय भी किया जाता है, यानी कि विनय पूर्वक समझाया जाएगा अनुनय में। तो अब आप सब देखते हैं कि आज के समय में जो हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य है उसके प्रति अलग अलग तरह की स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नहीं थे। तो क्या किया गया, सरकार द्वारा आशाकर्ता की नियुक्ति की गई। अब ये आशाकर्ता क्या करती है दोस्तों, गांव-गांव जा कर के जागरूकता लाती है स्वच्छता के प्रति, टीका के प्रति, प्रसव के प्रति। तो इस प्रकार अलग अलग विषयों पर ये क्या करती हैं, आशाकर्ता जागरूकता लाती हैं। तो ये जागरूकता लाने का कार्य क्या है, अनुनय है। वो समझाती हैं कि इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो लोगों की मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो ये हमारा मनोवृत्ति परिवर्तन के जो कारक हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा हो और क्वालिटी आपको मिल रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल दोस्तों, क्योंकि आपसे केवल सब्सक्राइब का ही सहयोग लिया जा रहा है और यह हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।